आइए दोस्तों, अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे सुमित अवस्थी जी, जिन्होंने अगले कार्यक्रम का मॉडरेशन, संचालन बहुत ही तटस्थ रूप से किया। भारत 2047 में किन विचारधाराओं के साथ चल रहा होगा और इसमें इस समय हमारे देश में किन बदलावों की आवश्यकता है, ऐसा एक स्पेशल सेशन 1-to-1 सुमित अवस्थी जी होंगे और उनके साथ आदरणीय हमारे परम मित्र, कांग्रेस के प्रवक्ता और विभिन्न पदों पर जिन्होंने सेवा दी है इस देश के लिए, अपनी विचारधाराएं रखी है, ऐसे श्रीमान मनीष तिवारी जी उपलब्ध होंगे हमारे बीच में आज के इस तृतीय दिवस के दूसरे सत्र में। मैं चाहूंगा कि आप सब जिस भाव से सूरत, जो हमारी डायमंड सिटी के नाम से पहचानी जाती है, सिल्क सिटी के नाम से पहचानी जाती है, और आपको पता ही है, एक कहावत है, सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ। તો જમણ માટે પણ આપણે પ્રસિદ્ધ છીએ, અન્ન માટે પણ, શ્રી અન્ન માટે પણ હવે સુરતના જે લોકો હોસ્પિટાલિટી બિઝનેસમાં જોડાયેલા છે તે લોકો પોતાની હોટલમાં હવે નવી રેસીપી મિલેટ, જેને કહીએ છીએ, પ્રધાનમંત્રી શ્રીને जो कहा था कि मिलेट को प्रमोट किया जाए पूरे दुनिया में, तो हमारे सूरत के हॉस्पिटैलिटी बिजनेस वाले, होटल बिजनेस वाले, रेस्टोरेंट बिजनेस वाले अब नया श्री अन्न ला करके नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो फिर से एक बार सूरत पहचाना जाएगा। आइए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं निमंत्रित करना चाहूंगा आज के तृतीय दिवस के दूसरे सत्र का आरंभ, जो चर्चा का विषय रहेगा जुडिशियल रिफॉर्म्स और यूसीसी। आइए इन विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं निमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे प्रवक्ता, और उनके साथ जुड़ेंगे सुमित अवस्थी जी, मनीष तिवारी जी का सूरत की इस धरती पर, नर्मद की इस धरती पर, ताप्ती नदी के किनारे पर, गुजरात की पावन धरा गांधी और सरदार की भूमि पर फिर से एक बार दोनों मित्रों का हार्दिक अभिवादन और स्वागत करें। निमंत्रित करना चाहूंगा दोनों मित्रों का अभिवादन, स्वागत एवं परिचय कराने के लिए मेरी साथी मित्र एडवोकेट अपूर्वा भगवागर को। एडवोकेट मनीष तिवारी जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूं अमरीश भाई पराजिया को। मिस्टर मनीष तिवारी इज अ लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूं कि जब कोई लॉयर और पॉलिटिशियन दोनों होता है तो वो अपने में ही एक बहुत बड़ा एक परिचय होता है। He is a member of the Indian National Congress and represents Anandpur Sahib in the 17th Lok Sabha. He also served as the Minister of Information and Broadcasting during the reign of UPA government. He was the President of National Students Union of India and Indian Youth Congress. We welcome you, sir, on the stage of Surat Lit Fest. The moderator of the session, Sumit Avasthi ji, I would like to call upon stage Deepak Bhai Rajaguru to felicitate Sumit Avasthi ji. Sumit Avasthi ji is a consulting editor, NDTV India. Starting his career as a writer in newspaper like Pioneer, Now Bharat Times and Jan Satta, and later on as a journalist, Sir has more than 25 years of experience covering various news channels like ABP, Network 18, Z News, Aaj Tak. His dedication towards journalism and his insightful reporting earned him recognition and respect, which made him receive Dada Saheb Phalke Excellence Award 2019. I would just like to say in Gujarati, Sir, તમારું સુરત ગુજરાતની ભૂમિ પર સુરત લિટ ફેસ્ટના સ્ટેજ પર સ્વાગત છે. बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा जी, आपने दोनों मित्रों का
बहुत सुंदर परिचय दिया। हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि उनकी कार्य पद्धति, उनकी कर्मशीलता, देश निष्ठा और अपने अपने क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है वो ही उनकी बड़ी पहचान है। आप सबकी ओर से, सूरत की ओर से, पूरे गुजरात की ओर से और देश की ओर से आइए दोनों मित्रों को निवेदन करें आज के तृतीय दिवस के दूसरे सत्र का यूसीसी और हमारी जो जुडिशियल रिफॉर्मेशन है उसके बारे में चर्चा का आरंभ करें। शुभस्ते पंथानः। सुमित जी। हेलो, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। एक बार फिर सूरत का, सूरत की जनता का, आवाम का, सूरत के निवासियों का, जो सूरत में नहीं रहते हैं लेकिन दुनिया भर में इसको लाइव कास्ट को देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस मंच पर बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। मनीष तिवारी जैसे एक बहुत ही लर्नेड, सुलझे हुए, समझदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन है, उनके साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो जितना भी वक्त हम इस मंच पे साथ में हैं, उन तमाम सवालों के जवाब मिले जो हम सबके जहन में हैं। कुछ छूट जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मनीष जी भी चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है और जो यहाँ छूट जाता है तो वो आर्टिकल्स में लिख देते हैं। उनके आर्टिकल्स रेगुलर मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तिवारी जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। सुमित जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और ये कभी कभी बहुत ही ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि मैं अपने आप को उसके लायक नहीं समझता, पर आज मेरी खुशकिस्मती है कि एक बार फिर से हमारे पुराने मित्र के साथ यहाँ पे सूरत की धरती पे आप सबसे विचार विमर्श करने का एक अवसर मिला। मनीष जी, स्वागत करते हुए मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले सत्र के दौरान बहुत सी चीज़ें हुई जिसके मैं आपसे काउंटर चाहूँगा आने वाले वक्त में, लेकिन पहला सवाल दूसरा है कि जो विषय पे है उस विषय पे करना चाहते हैं। अगर आप जवाब देना चाहेंगे तो ही, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अप टू यू। बट मेरी एज अ मॉडरेटर मेरा दायित्व है सवाल पूछूं, जवाब क्या देना है, कैसे देना है, ये आपका अधिकार है, उसका मैं सम्मान करूँगा। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आप तो जुडिशरी के छात्र हैं, इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा आप समझते हैं इस चीज़ को। हम तो जुडिशरी के बहुत दूर से देखते हैं और बहुत दूर से देख के हमको जो समझ में आता है, दो तीन चीज़ें, एज अ लेमैन मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत से लोग जो कानून से या कानून की पढ़ाई से दूर रहते हैं और एक नागरिक की तरह चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनकी तरफ से ये सवाल है, उनसे इजाज़त लेते हुए। क्या ये बात बार बार कही गई, जुडिशियल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, आप भी कहते रहे, पुरानी सरकारें कहती रही, वर्तमान सरकारें कह रही हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स किए भी जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। हाल ही में एक बिल आया पार्लियामेंट में जो पास हुआ, भारतीय न्याय संहिता, 3 बिल है वो, और उसमें एविडेंस एक्ट को चेंज करने की बात है, सीआरपीसी को बदलने की बात है और आईपीसी को बदलने की बात है। क्या ये उस दिशा में, उस जुडिशियल रिफॉर्म्स की दिशा में उठाया गया कदम है? क्या इस कदम के जरिए एक शुरुआत हो सकती है न्यायिक प्रक्रिया में सुधारों की? आपकी क्या राय? भारत की जो न्यायिक प्रणाली है उसकी सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती क्या है आज की तारीख में, और उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग जो आज भी एक्सेस टू जस्टिस से वंचित, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप भारत की जनसंख्या को एक परिप्रेक्ष्य में लें, भारत में 140 करोड़ लोग, उनमें से लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण भारत में रहते हैं। तो लगभग आप मान लीजिए कि 100 करोड़ ऐसे लोग हैं
जो ग्रामीण भारत में रहते हैं। और उनका न्यायपालिका से, अगर फौजदारी की न्यायपालिका है, तो उनका, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि जो राफ्ता होता है या वाह पड़ता है, वो या तो किसी थानेदार से पड़ता है या किसी एएसआई से पड़ता है जो थाना इंचार्ज है। और अगर आप दीवानी की बात कर लें तो या पटवारी से उनका राफ्ता होता है या कानूगो से होता है। और कुछ ज्यादा अगर जरूरत पड़ जाए तो तहसीलदार। और जब भी आम आवाम का जो इंटरफेस है वो सरकार से होता है, वो इंटरफेस प्लेजेंट नहीं। और इस देश में जब कोई आदमी मजबूरन थाने जाना पड़ता है उसको, तो पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है कि ये ना हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए। अगर मैं दिन के 100 टेलीफोन करता हूं तो उसमें से 40 टेलीफोन जरूर ऐसे रहते होंगे जो लोग ये कहते हैं कि साहब हमको थाने बुलाया या हमको थाने कंप्लेंट करने जाना है तो फोन कर दीजिए कि हमारी बेइज्जती ना हो। तो ये जो एक्सेस टू जस्टिस की प्रॉब्लम है, जो बुनियादी समस्या है एक्सेस टू जस्टिस की, वो आप जब तक हल नहीं करें, जब तक आप लोगों में ये हौसला नहीं पैदा करेंगे कि ये इंटरफेस फ्रेंडली होगा, आप चाहे जितने मर्जी कानून बदल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो मशीनरी है जो इन कानूनों को क्रियान्वित करती है, जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा, जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आज भी ठीक है आपने फौजदारी के 3 कानून बदल दिए, पर उनको जो उन कानूनों को जो क्रियान्वित करेगी वो पुलिस तो 1861 के कानून से चल रही है। तो एक सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। दूसरी जो बुनियादी समस्या है वो ये है कि आज एक आम आदमी, और आम आदमी गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, मिडिल क्लास के आदमी की भी बात कर रहा हूं, वो जस्टिस अफोर्ड कर ही नहीं सकता। मतलब अगर खुदा ना खास्ता किसी को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए तो उसके बर्तन बिक जाते। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर आप इस चुंगल में फंस गए तो ये आप पिसके ही निकलते। और एक बार ये कानूनी प्रक्रिया जब शुरू हो जाती तो कानूनी प्रक्रिया खत्म होते होते 30-35 साल लग जाते हैं, इफ यू आर लकी। नहीं तो कई पुश्ते भी लग जाती हैं। रोज क्या कहते हैं अदालतों में केस आते हैं कि इसके लीगल एयर्स को रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, इसके लीगल एयर्स को रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, इसके लीगल एयर्स को रिकॉर्ड पे ला रहे हैं। अपना 100 साल से जो दीवानी के मुकदमे हैं वो चल रहे हैं। तो ये हैं बुनियादी समस्याएं जो ये कानून हल नहीं करता। अब मैं आप कानून पे आ जाइए। देखिए आपने 3 चीजों का में सुधार किया, और सुधार करना कोई बुरी बात नहीं है। सुधार अगर आप बुरा ना माने तो बीच में टोक रहा हूँ, इन तीनों कानून पर भी आऊंगा मैं डिटेल में। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया है कि जो इंटरफेस है वो बहुत फ्रेंडली नहीं है, वो बहुत इनफैक्ट एब्यूजिव है। आपको लगता है कि पुलिस वाले के पास जाएंगे तो हमको ही चोर समझ लेगा, जबकि हम कंप्लेनेंट, हम शिकायत लेके जाएंगे। आप तो इस फील्ड के महारथी हैं। अब थोड़ा सा लोडेड सवाल है, विद योर परमिशन। आपकी सरकारें रही इतने सालों तक, इसको दुरुस्त करने के लिए इस व्यवस्था को, मैं सिर्फ अभी बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो सिस्टम रहा, जो भी सरकारें जिसकी भी रही, उसने इसको ठीक करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आजादी के 75वें साल में आके हम और आप ये बात करते हैं जब
कि भाई एक व्यक्ति को पुलिस वाले के पास जाने में डर लगता है, तहसीलदार के पास जाने में लगता है कि नहीं वो मेरी जमीन हड़प लेगा। तो ये व्यवस्था ठीक क्यों नहीं की गई? इसमें किसका फायदा हो रहा था जो इस व्यवस्था को ऐसे ही चलने दे रहा? देखिए, जो बुनियादी बात है वो बुनियादी बात ये है कि कोई एक सरकार जो फौजदारी का कानून है उसको क्रियान्वित नहीं कर, क्योंकि आपको इसकी बुनियाद में जाने की जरूरत है। भारत के संविधान की जो धारा 246 है, जो 7वां शेड्यूल है, उसकी जो तीसरी लिस्ट है जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें जो एंट्री है, एंट्री 1, वो इंडियन पीनल कोड से डील करती है। जो एंट्री 2 है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से संबंध रखती है। जो धारा 12 है वो एविडेंस एक्ट से, एविडेंस से संबंध रखती है। और अगर आप दूसरी लिस्ट में जाएं तो जो लॉ एंड ऑर्डर है और पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है, ये राज्यों के विषय हैं, ये केंद्र के विषय नहीं। तो इसलिए ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन अगर होना था या आज भी होना है तो ये परिवर्तन राज्य स्तर पे होना। इसको आप कानून को परिवर्तित करके आप मानसिकता नहीं बदल सकते। और इसलिए जो आप बहुत ही सही सवाल आपने पूछा कि इतने वर्षों में ये बदलाव क्यों नहीं हुआ और किसको इसका फायदा हुआ है। ये बदलाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिसकी भी सरकार रही हो, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, जब उसके हाथ में एक बार सत्ता आ जाती है तो उसको ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जिस तरह से बनी हुई है वो बहुत मुखर आती। तो इसलिए ये सवाल इसका नहीं है कि आज सरकार किसकी है, आज सरकार किसी और की है। जब कोई व्यक्ति कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, वो जो सरकारी तंत्र आपको घेरता है, वो सरकारी तंत्र आपको ये समझाता है कि साहब इससे बढ़िया व्यवस्था अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए या आपका जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए आपको मिल नहीं सकती। और यही कारण है कि अगर आप याद करें, प्रकाश सिंह की पिटीशन जो डीजीपी हैं थे यूपी पुलिस के, वो आज भी उच्चतम न्यायालय में पिछले 10 वर्ष से लंबित और वो पुलिस रिफॉर्म से संबंधित। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा कि ये व्यवस्था क्यों नहीं बदली, वो व्यवस्था इसलिए नहीं बदली कि सत्ता में जो भी बैठा उसको वो व्यवस्था मुखर आई, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित। तो मेरी सरकार, मेरा दंड, मेरा डंडा ये सबको पसंद रहता है, ये सबको एब्सोल्यूट पावर जिसको कहते हैं आप। देखिए, एब्सोल्यूट पावर या पूर्ण सत्ता तो एक लोक राज में सिर्फ जनता के पास होनी चाहिए। हाँ, बस। लेकिन जब लोगों को ये भूल हो जाती है कि उनके पास पूर्ण सत्ता है, तो या तो जब बदलाव होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, और अगर कोई शासन ना छोड़ना चाहे तो फिर उस बदलाव को क्रांति कहा जाता है। और ये विश्व का इतिहास। तो इसलिए अगर किसी को ये जिंदगी में भूल है कि अगर आज वो सत्ता में काबिज है तो कल भी वो सत्ता पे काबिज रहेगा, परसों भी सत्ता पे काबिज रहेगा। वो उर्दू का शेर है कि हुए बेनिशा नामवर कैसे कैसे, ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। तो इसलिए ये इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि सत्ता तो आती जाती है और सत्ता तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन मेरा सवाल अब आते वापस बीएनएस पर, भारतीय न्याय संहिता पर। वो एक क्रिटिकल बिल है, इंपॉर्टेंट बिल है और बहुत सी चीजें उसमें डिफाइन की गई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन बिल पास हुआ, मोदी जी ने उसको ट्वीट कर कर कहा कि ये कॉलोनियल एरा को खत्म करने वाला एक काम हुआ है। वाटरशेड मोमेंट उन्होंने भारतीय इतिहास का इसको बताया।
विपक्ष क्योंकि सदन में नहीं था, मैं उस विषय पर भी आऊंगा, बाद में हम चलेंगे, लेकिन मैं BNS 23 की बात कर रहा हूं। हम सुनना चाहते थे, हम जानना चाहते थे, हमने लेखों के जरिए, टीवी डिबेट के जरिए आपकी राय सुनी, आपकी टीवी पे विमर्श को सुना, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठी जो ऑडियंस है उसको ये पता लगना चाहिए कि इस बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की और मनीष तिवारी की क्या ओपिनियन है, क्या राय है, ऐसी कौन सी 2 या 3 चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं इस बिल की वजह से। तो सुमित जी ये चाह रहे हैं कि जो भाषण मैं संसद में नहीं दे पाया वो अब भाषण में यहाँ पे दे दूं, पर उसके लिए 1.25 घंटे का समय लगेगा, और उस बहस के लिए क्योंकि 15 घंटे रखे गए थे और मुझे वो बहस शुरू करनी थी, तो 1.25 घंटा तो मुझे मिल ही जाता। पर मैं बुनियादी तौर पर आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि बदलाव में कोई खराबी, कानून को रिफॉर्म करने में एब्सोल्युटली कोई खराबी, पर सवाल ये है कि रिफॉर्म किस, और इसलिए मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं। अगर आप एक एक करके कानून को, अब जो आईपीसी को आपने BNS के से रिप्लेस किया, आईपीसी में 26 चैप्टर, इंडियन पीनल कोड 18 चैप्टर आपने ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर, 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक सेक्शन, तो ये हो गए 21 चैप्टर, और उसके अलावा आपने 24 सेक्शन उसमें से डिलीट किए, 22 नए सेक्शन ऐड किए और बाकियों को रीनंबर कर। तो अगर आपको 24 ही सेक्शन ऐड करने थे या उनको संशोधित करना था, तो आप आईपीसी को संशोधित कर सकते थे। अब आप एविडेंस एक्ट को लीजिए, एविडेंस एक्ट के जितने सेक्शन हैं वो हूबहू वही है, इट्स अ कंप्लीट कट कॉपी पेस्ट, सिर्फ सेक्शन रीनंबर कर दिए गए। सीआरपीसी को लीजिए, सीआरपीसी 95% वही। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फिर आपको क्या आपत्ति है कि अगर आईपीसी का नाम बदल दिया, सेक्शन रीनंबर कर दिए, एविडेंस एक्ट का नाम, सवाल भी खुद ही पूछ ले रहे हैं। एविडेंस एक्ट को रीनंबर कर दिया, तो आपको फिर उससे क्या आपत्ति है? अब मैं आपको 2-3-4 जो बुनियादी आपत्तियां हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, फौजदारी की प्रक्रिया शुरू कहां से हुई? फौजदारी की प्रक्रिया एक एफआईआर से शुरू, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो कानून है ये कोई सूरत या गांधीनगर या दिल्ली या चंडीगढ़ में तो क्रियान्वित होगा नहीं। इस देश में 17,759 पुलिस थाने हैं, 17,379, जिसमें से 9,378 पुलिस थाने ग्रामीण भारत में हैं और 4,929 थाने शहरी क्षेत्र में। ये कानून वहां पे क्रियान्वित हो। अब उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि आप जो भी कंप्लेंट लेके जाएं वो कंप्लेंट एफआईआर के तौर पे दर्ज हो। उच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट है, मैं वो आप उसमें आई डोंट वांट टू बॉदर यू विद दैट। अब आपने उसमें संशोधन कर दिया, आपने संशोधन कर दिया कि जो भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा 3 से लेकर 7 साल तक रहेगी, उसमें एफआईआर नहीं दर्ज होगा, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऑन द फेस ऑफ इट, इट इज अ गुड रिफॉर्म कि साहब जो फ्रिवलस एफआईआर दर्ज होते हैं उनसे लोगों को राहत मिलेगी। पर अगर आप पूरे देश को अपने संज्ञान में लें, इसका ये मतलब है कि जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पावरलेस है, उसका एफआईआर ही नहीं दर्ज। क्योंकि देखिए, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं उससे पहले एक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता था।
देखिए, ग्रामीण भारत की जो पावर डायनेमिक्स है, वो पावर डायनेमिक्स आज भी जो फ्यूडल अग्रेरियन क्लासेस हैं उनके हाथ में। तो आपने संशोधन चाहे सही मंशा से किया हो, पर जो उसका असर है, उसका असर बहुत नकारात्मक हो। और इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने जब ये आदेश दिया था कि एवरी कंप्लेंट हैज टू बी फाइल्ड एज एन एफआईआर, वो इसलिए दिया था कि जो शोषित है, वंचित है, जो कमजोर है, उसका एक्सेस टू जस्टिस ना डिनाई। मैं दूसरी बात पे आपने संशोधन किया पुलिस कस्टडी को। अब जो पुरानी सीआरपीसी थी उसमें एक सेक्शन है 167(2)A, वो ये कहता था कि आपकी पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो 15 दिन से ज्यादा आपको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। अब आपने उसको संशोधित कर दिया। जो नया सेक्शन है आपने 187 BNSS का, वो इतना लूजली वर्डेड है कि जब मैंने भी पहली बार पढ़ा तो मेरे को लगा कि यार ये क्या कर दिया इन लोगों ने, कि 60 से 90 दिन की पुलिस कस्टडी। वो जो प्रोविजन था, एक्सप्लिसिट प्रोविजन 167(2)A में कि 15 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती, उसको आपने हटा दिया। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा हो सकती। उसमें संशोधन यह है कि अगर आपको किसी ऐसे जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया है जिसकी सेंटेंस 7 साल से कम है, तो आपकी कस्टडी 60 डेज होगी, या अगर उससे ज्यादा है तो 90 दिन होगी। और उसमें यह है कि पुलिस कस्टडी पहले 15 दिन में नहीं होगी, उस 60 दिन में या 90 दिन में पुलिस कभी भी आपकी कस्टडी ले सकती है। तो इसका क्या मतलब होगा, आप जब बेल की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इवन इफ यू क्लियर द ट्रिपल टेस्ट, जो आयु है वो 7 अर्जी लगा देगा कि जी मेरे को तो इसका पुलिस रिमांड चाहिए। तो इसका मतलब 60 या 90 दिन से पहले आप जेल से नहीं बाहर आ सकते, चाहे आपने इसका जो ट्रिपल टेस्ट है बेल का उसको भी क्लियर कर लिया हो। तीसरा मैं आपको बताता कि सुनील बत्रा के केस पे, आपको याद है एक बहुत बड़ी बैंक डकैती हो गई हुई थी मेरे और जब मैं और आप स्कूल में हुआ होते थे 1973 में। उसमें एक सुनील बत्रा और उनके साथ कुछ कॉलेज के लड़के थे जिनको अरेस्ट किया गया था। सुनील बत्रा के केस में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि हैंडकफ्स, हथकड़ी नहीं लगाई जाए। जब अंडर ट्रायल को प्रोड्यूस किया जाता है उसको आप हथकड़ी नहीं लगा सकते, बिकॉज इट डिमीन्स द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और उसके बाद उस फैसले की उन्होंने पुष्टि भी की थी एक और फैसले में। अब आपने इसमें प्रावधान कर दिया है 43(4) इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 43(3) कि आप हथकड़ी लगा सकते हैं। तो जो एक जज, जो एक जूरिस्प्रूडेंस में प्रोग्रेस थी, जो कानून को, अंग्रेजों के कानून को ह्यूमेन किया गया था, उसको एक मानवीय अमली जामा पहनाया गया था, यू हैव रोल्ड इट बैक। आगे आ जाता हूं मैं, कंपल्सरी बायोमेट्रिक्स। 2019 में गृह मंत्री जी एक कानून लेके आए थे बायोमेट्रिक्स को लेके अंडर ट्रायल्स। उस समय भी मैंने इस बात का विरोध किया था कि साहब बायोमेट्रिक्स का मतलब क्या ब्रेन मैपिंग है। तो उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया था कि इसका मतलब ब्रेन मैपिंग नहीं। पर अब जो कानून आया है उस कानून में ये जरूरी नहीं है कि आप अभियुक्त हैं कि नहीं। कोई मैजिस्ट्रेट ये डायरेक्शन दे सकता है कि आपको कंपल्सरीली आपके फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन और जो बाकी बायोमेट्रिक्स हैं वो देने पड़ेंगे। दिस इज टोटली अपोज टू पुत्तुस्वामी। पुत्तुस्वामी के फैसले में 9 जजेस ने ये बात को कहा था कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और आपके जो बायोमेट्रिक्स है इट इज अ पार्ट ऑफ दैट फंडामेंटल राइट। अब आपने उसको बिल्कुल ही बदल दिया। अच्छा, फिर देखिए, एक गरीब आदमी के पास
सरकार से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार कौन सा? सबसे बड़ा हथियार जो महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया था अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नींव को बिल्कुल ध्वस्त करने के लिए, वो था अनशन। जो अंडर ट्रायल्स रहते हैं या जो लोग राजनीतिक बंदी हैं, जो जेल में बंद हैं, वो इस अनशन का इस्तेमाल करते हैं आपके जो बुनियादी अख्तियार हैं उनको लड़ने के लिए। आपके जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो रोज क्या कहते हैं, कोई ना कोई इंडेफिनेट फास्ट, कोई फास्ट ऑन टू डेथ, कुछ ना कुछ। आपके अन्ना हजारे ने भी किया था हमारी सरकार के खिलाफ, अब आपने उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया है कि अगर आप अनशन करेंगे किसी सरकारी अफसर के खिलाफ दबाव बनाने के लिए, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए, तो आप 2 साल के लिए जेल जाएंगे। और इसीलिए इस कानून में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ बुनियादी उदाहरण दिए हैं, ताकि तो ही मैंने 1.25 घंटे की बात की थी। तो इफ आई गो डाउन द एंटायर लिस्ट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच एनोमलीज। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये कानून ना मुझे क्रियान्वित करना, ना आपको क्रियान्वित करना है। ये उस पुलिस को क्रियान्वित करना है जिस पुलिस का सुधार नहीं हुआ है। अब आपने उनके हाथ में इस तरह के अख्तियार दे दिए हैं, और हर जगह कोई एक पार्टी की सरकार तो है नहीं, कहीं किसी की सरकार है, कहीं किसी की सरकार है। ये कोई कानून केंद्र सरकार तो क्रियान्वित करती नहीं है। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट में सरकारों के पास भी, राज्यों के पास भी अख्तियार हैं कि भाई इन कानूनों को आप संशोधित कर सकते हो। बहुत स्टेट अमेंडमेंट्स है सीआरपीसी में। तो इसलिए मेरा ये कहना था। और जब स्थायी समिति में भी इसके ऊपर चर्चा हुई, जो गृह मंत्रालय की स्थायी समिति है, हमारा ये मानना था कि ये कानून बहुत ही संवेदनशील, और इनका जो असर है, ये असर बहुत दूरगामी होगा। तो इसको आप एक सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, जो वकील हैं, जो बाकी लोग हैं, उनसे एक बारी राय मशवरा करके। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि गृह मंत्रालय की समिति में चर्चा हो गई और सब तरह के व्यू पॉइंट्स ले लिए गए। मुझे नहीं मालूम कि उसमें कितनी गहराई से चर्चा हो पाई। मैंने उस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया है, मैंने डाइसेंट नोट्स को भी संज्ञान में लिया है, पर मैं उसके बावजूद, मैं तो आपको 4-5 बुनियादी उदाहरण है जो हर आम व्यक्ति के जीवन से संबंधित रहेंगे। खुदा ना खास्ता अगर वो फौजदारी के कानून के चुंगल में फंस गया, मैंने तो उनका उल्लेख किया। तो मनीष जी, इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस की बात है। जब आपके ऊपर आपको कोई बहुत गंभीर अपराध नहीं किया है, तो आपको सजा के तौर पर सेवा करनी होगी कम्युनिटी सर्विस के नाम पर। जैसे श्रमदान हो गया, पेड़ लगाना हो गया, सफाई करना हो गया, इट कुड बी एनीथिंग, जो मैं समझ पाया हूँ। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दूसरी चीज जो इस बिल में खास लगी वो ये कि राजद्रोह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, उसको देशद्रोह में तब्दील कर दिया गया है, और सरकार के खिलाफ विरोध को राजद्रोह नहीं माना जाएगा। आप सरकार के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। तो ये जो ऐसे पॉइंट्स हैं, इस पर आपकी राय क्या है? क्या ये भी आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं क्या, कि ये आप विपक्ष में हैं तो विरोध करना जरूरी है? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और मैं इसलिए विरोध नहीं कर रहा क्योंकि विरोध के लिए विरोध जरूरी है। जो बात ठीक है उसको मैं ठीक भी कहता हूँ। देखिए, इस देश में कम्युनिटी सर्विस का जो फौजदारी के कानून में कम्युनिटी सर्विस की जो कंसेप्शन है वो डेवलप ही नहीं। और इसलिए आप अगर उन प्रावधानों को भी देखेंगे जहां पे कम्युनिटी सर्विस का ऑप्शन दिया गया है, इट इज और आपकी जो मैजिस्ट्रेसी है, आफ्टर ऑल फौजदारी का मुकदमा पुलिस दर्ज करती है, तफ्तीश पुलिस करती है, ठीक है। उसके ऊपर फिर जो सुनवाई है, प्रिलिमिनरी सुनवाई है, मैजिस्ट्रेसी करती है, जिसको हम कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। तो वो जो मैजिस्ट्रेसी है, उसके कंसेप्शन में, उसके मानसिक खाके में
कम्युनिटी सर्विस का फौजदारी के कानून के साथ अभी जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना था, हो जाएगा ना, अब जब I बिल आया don't तो know- होना पड़ेगा। I don't अभी know, तक तो था ही I नहीं। don't know, because देखिए उसमें ऑप्शन है, क्योंकि देखिए अब आप लंबी बहस में पड़ जाएंगे। जस्टिस की दो बुनियादी थियरीज, एक रेट्रिब्यूटिव थियरी है कि भाई अगर आपने मुझे मारा तो फिर क्या आपको भी मार पड़नी चाहिए, और दूसरी रिफॉर्मिस्ट या सुधार की थ्योरी है कि भाई अगर आपने मुझे मारा तो कानून प्रणाली का काम ये होगा कि किस तरह से आपको सुधारा जाए। तो ये ऑन बैलेंस अगर आप इस कानून को देखेंगे तो ये सुधार के वजह जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है जस्टिस की, ये कानून उस तरफ लीन करता। अब आपने सेडेशन की बात करी, मैं सेडेशन की आपको बात बताता हूं, क्योंकि ये आपने ऐसी बहस छेड़ ली कि ये अगर कोर्ट में होती तो ज्यादा बेहतर रहता, पर मैं आपको कोर्ट में कि संसद में? कोर्ट में तो होगी, पर संसद में हो जाती तो इस बात की बात आप सही है। इशारा कर रहे हैं कोर्ट जा अब रहे हैं आप। देखिए, अब आपके जो सेडेशन का कानून था, सेक्शन 124, सेडेशन के कानून को उच्चतम न्यायालय ने रीड डाउन कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि इस देश में किसी के खिलाफ 124 ए के तहत कोई मुकदमा किसी पुलिस थाने में दर्ज नहीं होगा। अब आपने क्या किया है, आप क्या कहते हैं, उसी सेडेशन को सेडेशन प्लस बना के वापस ले आए हैं 152 जो बीएनएस है। अब उसमें आपने पांच चीजें जिनके तहत आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है, 5 चीजें आपने उसमें उल्लेख की है। सबवर्सिव एक्टिविटीज 1, सेसेशन 2, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी 3, endangering sovereignty and unity of India 4, armed rebellion 5। इन पांचों चीजों को डिफाइन नहीं किया, इन पांचों की कोई डेफिनेशन नहीं है बीएनएस में। तो इसका यह मतलब है कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा। अलगाववादी गतिविधियां, देश को तोड़ने वाली गतिविधियां, बॉस ऐसा है, अपराध रखकर हथियार रखकर अपराध करने की गतिविधियां। सुमित जी, कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि आप जो बोलते हैं, आप जो लिखते हैं, उससे भी जो अलगाववाद है वो पनपता है। भाई अगर विचारात्मक तौर पे आप जो मुख्य धारा है उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो यू आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि आपने इन टर्म्स को डिफाइन ही नहीं किया है। तो देखिए, कानून इज नॉट डेफिनेशन, कानून इज इंटरप्रिटेशन। ये सिर्फ एक प्रावधान नहीं है, व्याख्यान है। और इसका व्याख्यान मेरे को और आपको नहीं करना, इसका व्याख्यान 17,000 पुलिस थानों में होगा, और इसका व्याख्यान 5,000 से ज्यादा अदालतों में होगा, जहां पे क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है तो एनीबडी कैन बी ब्रॉट अंडर इट्स प्रीव्यू। भाई 124 ए, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था दैट दिस इज द प्रिंस ऑफ द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड, उसको क्यों इतनी मांग क्यों थी कि भाई इसको 124 ए को, जो भारत की न्यायपालिका है, फौजदारी का कानून है, उससे निकाला जाए? वो इसलिए थी बिकॉज इट वाज सो ओपन एंडेड। तो आज आपने उसको नैरो डाउन करने की कोशिश तो की थी, पर नैरो डाउन करने की जगह आपने उसको और उसका विस्तार कर दिया है, क्योंकि ये पांचों जो टर्म्स हैं इनका कोई डेफिनेशन नहीं तो है। आप ये कह रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, कि जो सुधार हुए हैं वो जैसे भी हैं, इसमें और सुधारों की आवश्यकता है। इसमें आप अमेंडमेंट सुझाव करेंगे, या आप कोर्ट में जाके सुधार करना चाहेंगे, या इसको इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, क्या मंशा है आपकी? देखिए ऐसा है, अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। एक पुरानी सीआरपीसी में एक सेक्शन है, अगर मेरे को मिल जाए तो
उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई अगर अगर आपके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज है जिसमें आपको या उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है, तो अगर पुलिस अफसर चाहे या पुलिस चाहे तो आपको गिरफ्तार करते समय अगर गोली भी मार दे तो उनकी कोई जवाबदारी नहीं। इट्स इन द ओरिजिनल सीआरपीसी। ये ओरिजिनल सीआरपीसी का आपके सेक्शन 46(3) है। अब इसको सुधार करने की जरूरत थी, आपने एज सच रिटेन कर लिया है एज क्लॉज 43(4). तो मैं ये कह रहा हूं कि सुधार अगर करना था तो आईपीसी के या इस पूरी न्याय प्रणाली के बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे, जो प्रोग्रेस हुई है जूरिस्प्रूडेंस में, जो प्रोग्रेस हुई है पेनोलॉजी में, जो प्रोग्रेस हुई है क्रिमिनोलॉजी में, उन सबको आप संज्ञान में लेकर ये सुधार कर सकते थे। पर आई वुड से इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और ऑब्वियसली जब इतनी चीजें मैंने गिना दी आपको पिछले 5, 7, 10 मिनट में, तो और भी ऐसे प्रावधान हैं। तो इस कानून, ये जो तीनों कानून हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के टचस्टोन पे कि संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं है, तो इनको चुनौती तो दी ही जाएगी। तो आप कोर्ट जाएंगे? ना, मैं नहीं कोर्ट जाऊंगा, पर इसको चुनौती दी ही जाएगी, क्योंकि जब कौन जाएगा कोर्ट? भैया ऐसा है कि जब आप इन कानूनों को क्रियान्वित करना शुरू करेंगे, जो पहला चैलेंज होगा किसी भी फौजदारी की पिटिशन में, वो पहला चैलेंज ही कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को होगा। सी आपको क्या जो पुराना आईपीसी था, एविडेंस एक्ट था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, क्योंकि वो 150 साल पहले बना था, उसके हर प्रावधान के ऊपर, हर एवरी सेक्शन वाज जुडिशियली इंटरप्रेटेड। 302 क्या है, 302 में किस किस्म के जुर्म में क्या सजा हो सकती है, क्या एक्सेप्शंस है, क्या नहीं है, 307 क्या है, 326 क्या है, 498, एवरीथिंग। और आपके प्रीवी काउंसिल से शुरू होके भारत के अच्छा कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन नहीं है, सिर्फ हाई कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन है। तो इसलिए दैट वाज ऑल जुडिशियली डिटरमिन्ड। अब आप नए सिरे से अगर शुरू करेंगे तो हर प्रावधान, हर पिटिशन में हर वकील पहला ग्राउंड तो यही लेगा ना कि भाई इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इट वायलेट्स आर्टिकल 21, वायलेट्स 14, वायलेट्स 19। सो हाँ, आपने एक काम कर दिया बहुत बढ़िया, जो इस देश के 15 लाख वकील हैं उनको अगले 50 साल का आपने काम जरूर दे दिया। ये बहुत बढ़िया काम हुआ। देखिए मनीष भाई, जब आप काम मिल ही गया आपको अगले 50 साल का, आप खुद भी वकील है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि संसद में, क्योंकि ये बातचीत हुई, संसद में ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई, हम लोग आपको नहीं सुन पाए, पर आपको लगता नहीं कि संसद में आप लोगों ने ज्यादा हंगामा कर दिया, नियम कायदों का उल्लंघन किया? आप तो खुद नियमों के सिपाही हैं, कानून के जानकार हैं। अगर एक नियम बना था स्पीकर के द्वारा, चेयर के द्वारा, कि वेल में नहीं आना है, तख्तियां नहीं दिखानी है, शोर शराबा नहीं करना है, तो क्यों नियमों का उल्लंघन किया गया? आपको मालूम है कि तख्तियां लाने की जो परंपरा है वो संसद में कब शुरू हुई? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तख्ती लाने की जो परंपरा है वो भारत की संसद में कब शुरू हुई? आप ज्ञानवर्धन कर सकते हैं मेरा। ऐसा है कि जुलाई 1972, दिसंबर 1971 में हम लोग जो बांग्लादेश का जंग जीते, जो भारत की या दक्षिण एशिया की भौगोलिक परिस्थिति थी उसको बदला, एक नए देश की संरचना की दिसंबर 1971 में। और उस जंग के कारण जब भारत में आर्थिक संकट आना शुरू हुआ और कीमतें बढ़नी शुरू हुई, तो सबसे पहली बार तख्तियां लेकर
भारत की संसद में उस समय का विपक्ष जो मॉनसून सत्र वो तख्तियां लेके गए और उस शॉर्टेज के ऊपर शायद आपने देखी हो, एक चलचित्र भी बना था, रोटी कपड़ा और मकान, 1974 में बना था। तो ये जो परंपरा है तख्तियां लेके जाने की, ये कोई आज नहीं शुरू हुई, और मैं आपको आगे बताना चाहता हूं 2004 से लेकर 2014 तक निरंतर और लगातार कई बार ऐसे मौके आए जब विपक्ष ने सरकार को डिस्टर्ब किया। यहां तक कि जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे 2004 में। अच्छा, जब कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, सदन की एक परंपरा है कि आप प्रधानमंत्री को कभी डिस्टर्ब नहीं करते। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया लोकसभा में, वीडियोस मौजूद है। पर ऐसा तो नहीं था कि सारे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। फिर 2009 में जब शीतकालीन सत्र था, पूरा सत्र वाइप आउट हो गया। मैं उस समय संसद में था, सुषमा स्वराज जी प्रतिपक्ष की नेता थी, विपक्ष की नेता थी लोकसभा में, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। पूरा सदन, पूरा सेशन 2010 विंटर सेशन, पूरा सेशन वाइप आउट हुआ, आपको याद होगा। उसके बाद जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी से पूछा गया कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक। The then leader of opposition is on record saying this. पर ऐसा तो नहीं कि सारे विपक्ष को निलंबित कर दिया गया। 2012 में जब मॉनसून सेशन वाइप आउट हुआ, फिर पूरा सेशन वाइप आउट हुआ, तो ऐसा थोड़ी था कि सारे विपक्ष को निलंबित कर दिया गया। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये आम सहमति थी कि तख्तियां नहीं लेके जाएंगे, वेल में नहीं जाएंगे, इस तरह की कोई आम सहमति नहीं थी। आपकी बात सही है कि बुलेटिन हुआ था, पर इसके ऊपर कोई आम सहमति नहीं थी, क्योंकि कोई विपक्ष, चाहे आज जो सत्ता में बैठे अगर कल विपक्ष में हो, ये इस बात के लिए भी सहमत नहीं होंगे। तो उस बुलेटिन का विरोध क्यों नहीं किया गया? ऐसा है कि बुलेटिन आया संसद की तरफ बिजनेस से, एडवाइजरी कमेटी में जो लोग बैठते हैं उन्होंने जरूर इसको टेक अप, पर बुलेटिन से ज्यादा जो मैं आपको बुनियादी बात कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भारत के संसद में ऐसे वाक्य नहीं आए हैं, जबकि जो डिसरप्शन है वो आज से भी ज्यादा गंभीर रही हो। बट दैट डिड नॉट बिकम द ट्रिगर फॉर द होलसेल सस्पेंशन ऑफ द ऑपोजिशन। और इसलिए, और अगर आप इसको थोड़ा सा एक परिप्रेक्ष्य में देखें, नहीं, क्योंकि सभी विपक्ष के नेता सस्पेंड नहीं हुए, कुछ लोग थे जो डेकोरम तो मेंटेन किए हुए ऐसा थे। कोई ऐसा है जो सस्पेंड नहीं हुए, वो अपने आप को दे वॉलंटरली सस्पेंडेड देमसेल्व्स। किसी ने जाके भाग नहीं लिया दो चारों को छोड़ के। ऐसे कई दल हैं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर अधिकतर जो विपक्ष था, भाई आपने 146 या 147 146 सांसदों को सस्पेंड किया, तो ये सांसदों की मांग क्या थी? भाई 13 दिसंबर 2001 को भारत के संसद के ऊपर आतंकवादी हमला होता है। भारत की संसद के ऊपर जब आतंकवादी हमला होता है तो सबसे पहला टेलीफोन कॉल अगर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसी का जाता है ये पूछने के लिए दैट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आर यू ऑल राइट, वो नेता विपक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का जाता है। और ये बातें सार्वजनिक है, ये बातें सार्वजनिक हैं। उसके बाद क्या प्रधानमंत्री ने आके उस अटैक के ऊपर वक्तव्य नहीं दिया? जब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आर पार की लड़ाई की बात की, ऑपरेशन पराक्रम को लॉन्च किया, तो सदन में ही उन्होंने ये बात कही थी ना। या 26/11 की जब घटना हुई
तो क्या प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आके, भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आके वक्तव्य नहीं दिया? दिया। तो ये कोई, अच्छा, जो आश्चर्य वाली बात ये थी कि 13 दिसंबर 2023 को जिस तरह की थ्रेट्स पब्लिक स्पेस में थी, कई लोग सार्वजनिक तौर पर ये बयान दे रहे थे, चाहे उनका इस घटना से कुछ लेना देना हो ना हो, कि हम भारत की संसद के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसके बावजूद ये हो जाता है। तो हमारी मांग तो सिर्फ इतनी थी कि साहब जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो अच्छा हुआ कि वो स्मोक के कनिस्टर थे, अगर सेरीन गैस या एंथ्रेक्स गैस होती, मैं आपको इसका वाक्य बताता हूं। तो जब ये हुआ, मैं हाउस में नहीं था, मैं उससे आधा घंटा पहले उठ के गया था, पर जो हमारे अमृतसर के सांसद है गुरजीत औजला, जिन्होंने जाके वो सेकंड असेलेंट को पकड़ा, तो वो मेरे को बता रहे थे, बोले मैं उसकी तरफ भागा और उसके हाथ में वो कनिस्टर था, तो बोला उसने कनिस्टर खोलने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया। तो और बोला वो लड़का मेरे से, क्योंकि वो गुरजीत 6.25 फुट उसका कद है और अच्छा तगड़ा जट है, सो वो बोला वो लड़का काफी देर मेरे साथ अपना हाथों-पाई करता रहा, और बोला वो इतनी देर में उसने कैनिस्टर खोल दिया और उसने वो धुआं मेरी तरफ कर दिया। तो बोला जब मैंने धुआं उसकी तरफ घुमाया तब उसने कैनिस्टर छोड़ा और मैंने जाके कैनिस्टर बाहर फेंका। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार तेरे को लगा नहीं कि, बोला जी उस समय तो पता ही नहीं लगा, वो जोश में मैं कर गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो एंथ्रैक्स या सेरीन गैस होती तो फिर क्या होता? तो सिर्फ अच्छा, फिर आपने दिल्ली पुलिस के 7 कर्मी सस्पेंड किए, दिल्ली पुलिस किसकी देख रेख में है? तो हमारी सिर्फ लिमिटेड डिमांड इतनी थी कि आप आके इसके ऊपर बयान दे दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा हो जाए। और कोई ऐसी भारत की संसद की परंपरा नहीं है कि ऐसी घटना के बाद कोई दोषारोपण होता या कोई टोका टाकी की जाती, बिकॉज द सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कंसर्न्स द होल नेशन। पर आपने सभी को निलंबित कर दिया। तो मनीष भाई, ये भी तो सच्चाई है ना कि उस लड़के ने जिसने वो कनिस्तर खोला, और जो आप पूरी गुरजीत भाई वाली किस्सा बता रहे हैं, तो ये बात साबित थी कि वो लोग वहां पर न्यूसेंस क्रिएट करने आए थे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे, जिसकी वजह से आज हम यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं। फिर उनके पक्ष में बयान देना, उनकी ये इमेज देना कि वो क्यों वहां पहुंचे, वो बेरोजगार थे इसलिए वहां पहुंचे, उस बात को उठाना चाहते थे। ये अभी इस मंच पे कहा गया कुछ देर पहले कि अफजल गुरु होता है तो राहुल गांधी जेएनयू चले जाते हैं, इसके पक्ष में राहुल गांधी बयान दे देते हैं। तो क्या ये करके कांग्रेस पार्टी अपना नुकसान नहीं कर रही है? देखिए ऐसा है कि अब मैं जो कहा गया उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सारे लोग हमारे छोटे भाइयों की तरह है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक अफजल गुरु का सवाल आपने पूछा, अफजल गुरु को फांसी किसने दी? अफजल गुरु को फांसी एक यूपीए की सरकार ने दी ना। जब अदालतों ने और राष्ट्रपति ने उनकी मर्सी पिटिशंस को खारिज कर दिया, तो 2001 के संसदीय हमले का जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट था, उसको क्रियान्वित तो एक यूपीए की सरकार ने किया। तो ये कहना कि कोई अफजल गुरु के पक्ष में पहुंच जाता है, अगर हम अफजल गुरु के पक्ष में होते तो क्या हम अफजल गुरु को फांसी देते? तो ये इट्स अ रिटोरिक, ही सेड शी सेड, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक रही दूसरा सवाल आपने पूछा, देखिए किसी ने उस अटैक को जस्टिफाई नहीं। ये गलत है कहना कि कोई भी उस अटैक को जस्टिफाई या उस आक्रमण को या उस घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी ने कहा तो उन्होंने ये बात कही जो उन लोगों ने सार्वजनिक तौर पे कही थी कि भाई हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम कुछ मुद्दे उठाना चाहते थे। So that is no justification for any attack. भाई आफ्टर ऑल अगले दिन आपके चैनल के ऊपर भी सारे अखबारों में क्या छपा
ये छपा कि भाई 2 नौजवान अंदर गए, 2-3 लोग बाहर थे, उन्होंने इस तरह से धुएं के कनिस्तर छोड़े और उन्होंने ये कहा कि हमने ये काम इसलिए किया क्योंकि हम कुछ मुद्दों को केंद्रित करना चाहते थे। तो इसलिए किसी ने उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की। मनीष, द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम यूएपीए लगा है उन लोगों पे, और यूएपीए कैसे साबित करेंगे, ये एजेंसीज का काम है। कोई भी अपराधी ये थोड़ी कहेगा कि मैंने अपराध जो किया वो मेरी मासूमियत थी। वो तो ये कहेंगे ही कहेंगे कि हम एक मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते थे तो हमने वो कर दिया। उनकी बात को सच मान लेना, एजेंसीज जो जांच कर रही हैं, जो जांच करके पहुंचेंगी, उनकी बात पर तवज्जो ना देना। देखिए, अल्टीमेटली एक वकालत में कहावत है कि अ चार्जशीट, जो चालान जिसको कहते हैं, इज नथिंग मोर देन द बेस्ट अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अच्छा, कानून में भी इससे ज्यादा उसकी कोई सैंटिटी नहीं। अब जो लोग उसका तफ्तीश करेंगे, उसके बाद चालान पेश करेंगे, अब उसके ऊपर अदालतें क्या उसका उनका क्या नजरिया बनता है, वो वक्त बताएगा। पर भारत में ऐसे कई अखबार हैं, कई ऐसे टेलीविजन चैनल्स हैं जिन्होंने इस बात को दिखाया और इस बात को लिखा कि इसके पीछे उनकी मंशा ये थी। तो फिर अगर आपकी डेफिनेशन को मैं संज्ञान में लूं, तो क्या उन टेलीविजन चैनल्स का, उन अखबारों का वो लिखना और कहना सही था? आप अगले दिन के अखबार उठा के देखिए, या उस दिन की जो बहस, मैं तो टेलीविजन देखता नहीं हूं, पर जो भी मैं सुनता हूं कि हर जगह पर बहस हुई। अब अगर आप ये कहते हैं कि किसी का कहना ये ठीक नहीं है या ये जस्टिफिकेशन है, तो फिर वो जस्टिफिकेशन तो हिंदुस्तान के जितने 890 चलचित्र थे और जितने अपना 1 लाख अखबार थे, वो तो जस्टिफिकेशन उसी दिन से, उसी टाइम से शुरू हो गया। नहीं, पर कड़ी सजा की मांग भी नहीं की गई ना विपक्ष की तरफ से, तो कि जो 6 लोग पकड़े गए इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, मांग की आपने शायद हमारी ट्वीट नहीं देखी, तो मैंने पहला ये कहा कि एक जॉइंट कमेटी बननी चाहिए पार्लियामेंट की। ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है, ये क्यों हुआ, दोबारा से ये ना हो, इसके ऊपर एक संयुक्त संसदीय समिति बननी चाहिए। जैसे जब जनवरी 6 का हमला हुआ था 2021 का अमेरिका के कांग्रेस के ऊपर, उसके बाद एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी और उस संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के ऊपर जो यूएस कांग्रेस की सिक्योरिटी है, उस यूएस कांग्रेस की सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया, उसको और सुदृढ़ बनाया गया। तो ये तो हमारी मांग थी ही, क्योंकि देखिए हमारी पहली मांग थी कि गृह मंत्री जी आके अपना वक्तव्य दें। हमारी उसके बाद अगर बहस होती तो ये मांग जरूर रखी जाती कि आप एक, क्योंकि पार्लियामेंट इज सॉवरेन, पार्लियामेंट इज अ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, कोई संसद सरकार का हिस्सा नहीं है। भारत का जो संवैधानिक ढांचा है उसमें न्यायपालिका और जो आपके संसदीय प्रणाली है वो सरकार से अलग है। और स्पीकर ने भी ये कहा कि ये पार्लियामेंट इज अ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो अगर संसद के ऊपर या संसद के अंदर लोकसभा के पटल पर ऐसी घटना होती है, तो क्या ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि संसद की एक समिति बने उस चीज की तह में जाने के लिए? ठीक है, जो फौजदारी की जांच है वो अपनी जगह है। कई बार ऐसा हुआ है कि फौजदारी की जांच अपनी जगह होती रही है और संयुक्त संसदीय समितियां बनती रही हैं और उनकी जो सिफारिशें हैं उनके कारण कानून बने हैं। हर्षद मेहता पर ये सॉरी मैं बीच में आपको कट रहा हूँ, वो समय की भी सीमा है। पर ये सब चीजें ना पीछे छूट गई, क्योंकि आपका निलंबन हुआ, आप लोगों का, आप संसद की सीढ़ियों पर बैठ गए और वहां जाकर आप लोगों ने जो किया, जो मिमिक्री बनी और जो वीडियो बनाया और जो उपराष्ट्रपति का उपहास हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा।
राहुल गांधी जी का नाम खुद ममता जी ने ले लिया, आपके अलायंस पार्टनर ने, कि ना राहुल गांधी वीडियो बनाते ना ऐसा होता। देखिए ऐसा है सुमित जी, ना आप हमको निलंबित करते और ना ये मंजर आता। भाई काम तो आपने शुरू किया है ना, निलंबित तो आप लोगों ने किया है ना हम लोगों को। तो आप ना मिमिक्री आप करने को निलंबित justify- करते, ना आप निलंबित करते। चलो जस्टिफाई अब कर रहे हैं आप, मैं यहाँ मिमिक्री पे को जस्टिफाई कर रहे हैं आप। मैं यहाँ पे मैं देखिए ऐसा है, मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। that's what I mean। मैं ये कह रहा हूं कि ये शुरू कहां से हुआ। भाई मांग छोटी सी थी, आपने कार्रवाई इतनी बड़ी कर दी। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप संसद की सीढ़ियों पर क्यों बैठ रहे हैं। संसद, अच्छा चलो, आप तो आपकी वकील हैं ना, आपकी आपकी आप बात, अपनी सजा आप कैसे तय कर सकते हैं? आप सजा तो जज देगा ना, स्पीकर साहब ने तय किया। नहीं, आपकी चेयर ने आपकी तय- आपकी बात मान लेते तो हम सीढ़ियों पे नहीं बैठते, विजय चौक पे बैठ जाते। बात वो नहीं है। बात मेरा मिमिक्री की मेरा है। बुनियादी बात यह है, एक बहुत गंभीर घटना हुई थी और उस गंभीर घटना के ऊपर एक संयुक्त संसदीय समिति बननी चाहिए थी, इस बात को रचनात्मक तौर से देखने के लिए कि ये कार्रवाई या ऐसी कार्रवाई दोबारा न हो। और देखिए उसमें जो सबसे, ये किसी और दिन हो जाती, किसी और दिन ये कार्रवाई हो जाती। मैं सुन रहा था जो आप सेशन कर रहे थे, वो सही कहा कि इससे पहले भी ऐसे घटनाएं होती रही हैं और कई ऐसी घटनाओं को संसद ने सीरियसली भी नहीं भी लिया। संसद ने जिसने कार्रवाई की है उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मानते हुए 24 घंटे खड़े होने की सजा दे दी, उसके बाद छोड़ दिया। बट ये कार्रवाई उस दिन हुई when parliament should have been on its highest alert। सवाल ये है। तो चलो अब जो हुआ सो हुआ। अब तो वो जो संसद है उसका कार्यकाल ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, पर राज्यसभा क्योंकि कंटिन्यूस हाउस है, तो अब हमारी उम्मीद है कि जब ये दोबारा से बजट सेशन होगा, वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा, उसमें ये बात जरूर उठाई जाएगी कि इसके ऊपर एक संयुक्त संसदीय समिति बननी चाहिए। लेकिन मैं फिर उस चीज पे आ रहा हूँ, क्या कल्याण बनर्जी को वो एक्ट करना चाहिए था? माननीय सांसद हैं, उनके बारे में बहुत सी चीजें लिखी गई दोनों तरफ से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या इस मंच पे हैं तो बहुत से लोग जानना चाहेंगे इस राय पे। देखिए कल्याण बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील, और किसी वकील का ब्रीफ किसी और वकील को लेना ये शोभा नहीं देता है। तो आप कल्याण बनर्जी को बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया गलत किया, क्योंकि उसके बाद कल्याण बनर्जी की भी प्रतिक्रिया आई है उसके ऊपर, तो उनको बुला के पूछ लीजिए। आप बच के निकलना चाहते हैं, मैं निकलने देता हूँ, सबको वापस दिल्ली लौटना है। लेकिन मनीष जी, एक और मुद्दा है जो मैं चाहूंगा उस पर हम जरूर एक बार विमर्श करें। मैंने वो पूछा अपने पिछले पैनल में भी कि बीजेपी के 3 कोर इश्यूज थे और वो तीनों कोर इश्यूज को बीजेपी ने इन 10 सालों में एड्रेस किया, और एड्रेस कर फॉर एग्जांपल राम मंदिर की तैयारी है, अब तो पूरा अयोध्या में बहुत सी चीजें चल रही हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक करा दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में होमवर्क शुरू हो गया है, उत्तराखंड में तो समिति बनी, रिपोर्ट भी दे दी है, जहां तक जानकारी आ रही है अगले महीने शायद जनवरी में वो विधानसभा में आ भी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्पेसिफिकली मैं लेकर आपसे पूछना चाहता हूं, समान नागरिक संहिता, क्यों कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतने विरोध में है? किस चीज का डर है आपको कि यूसीसी अगर लागू हुआ तो इस देश में क्या विपत्ति आ जाएगी? सुमित जी, एक बहुत ही वरिष्ठ वकील थे, उनका नाम था एचएम सीरवाई, शायद आपने नाम सुना हो। उन्होंने शायद भारत के संविधान के ऊपर सबसे मुखर किताबें लिखी हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सीरवाई ने अपनी किताब शुरू करते हुए, जो उसकी पहली वॉल्यूम है, उसमें एक बात कही कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि व्हाट इफ द फंडामेंटल राइट्स वर लेजिस्लेटेड आउट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उस समय केशवनंद भारती का फैसला नहीं आया था। उन्होंने उसका जवाब दिया कि द कॉन्स्टिट्यूशन वुड कोलैप्स। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि व्हाट इफ
the directive principles of state policy are legislated out of the constitution. और उसका उन्होंने जवाब दिया कि nothing would happen. देखिए, आप बुनियादी तौर से इसको थोड़ा सा जो मेरी समझ है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ. जो धारा 44 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो ये कहती है that the state shall endeavor to achieve a uniform civil code. It does not say a common civil code. Words have meanings. उसमें फर्क है. कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक जमीन आसमान का अंतर. जिन लोगों ने भारत के संविधान की संरचना की, उन्होंने भी कभी ना इस बात को कहा, ना इस बात की कल्पना की, और ना ही किसी संवैधानिक बहस में ये बात दर्ज है कि उनकी मंशा इस देश में एक कॉमन सिविल कोड लाने की. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली मैरिज, शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, माइनॉरिटी गार्डियनशिप, सक्सेशन, ये जो 5-6 चीजें हैं, इसको आप कुल मिला के यूनिफॉर्म, इसको सिविल कोड कहते हैं. अब जो भारत में कस्टमरी लॉ है, जिस तरीके से शादी होती है या इन कानूनों के बनने से पहले जिस तरह से लोग अलग अलग हो जाते थे, मेंटेनेंस कैसे तय होता है, माइनॉरिटी गार्डियनशिप कैसे तय होती है, सक्सेशन कैसे तय होती है, इस देश में अलग अलग समुदायों की और समुदायों के बीच भी अलग अलग जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी अपनी परंपराएं. और इसलिए जब हिंदू लॉ को भी कोडिफाई किया गया 1952 से लेकर 1956 तक, जब इसको हिंदू कोड बिल कहते हैं, उसमें इस कस्टमरी लॉ का प्रावधान किया. अगर आप हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसको अपने संज्ञान में ले, वो ये क्या कहता है? वो कहता है कि 5 डिग्री अपने पिता की तरफ से और 3 डिग्री माता की तरफ से अगर कोई भी आपस में विवाह होगा तो इट विल बी वॉइड एबोनिशन. और उसमें साथ साथ क्या कहता है कि क्योंकि इस देश में कस्टम है कि अगर मामा भांजी में शादी होती है, चाचा भतीजी में शादी होती है, तो वो शादी वैध ठहराई जाएगी. तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, तो अगर आप यूनिफॉर्म कुछ प्रिंसिपल्स लाना चाहते हैं कि साहब क्या कहते हैं, हर धर्म का जो भी कस्टमरी लॉ है या जिस प्रवृत्ति को वो फॉलो करते हैं, उसमें अगर डाइवोर्स होगा तो औरत को मेंटेनेंस मिलेगी, या अगर इनहेरिटेंस होगा तो लड़कियों को भी उतना ही शेयर मिलेगा जितना लड़कों को मिलना चाहिए. और ये कुछ तब्दीलियां 2005 से लेकर 2008 तक की गई थी. तो अगर आप कुछ यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स लाना चाहते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल्स सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉज हैं, इट विल कट अक्रॉस, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं. और ये बात निरंतर और लगातार हम लोगों ने कही है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिंसिपल्स में कोई आपत्ति नहीं है, पर जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने भी कभी कॉमन सिविल कोड की कल्पना नहीं की थी. और मैं दूसरी बात कहता हूं, जब आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो इस देश में कॉमन सिविल कोड है. जो स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, रेड विद द इंडियन सक्सेशन एक्ट, वो अपने आप में पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड है. भाई आपकी जो शादी है वो तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई होगी, हिंदू धर्म के या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई होगी. मेरी शादी तो स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत हुई है, राइट? सो देयरफॉर अगर आप स्पेशल मैरिजेस एक्ट को पढ़ो और इंडियन सक्सेशन एक्ट को पढ़ो, वो वॉलंटरी ऑप्ट इन यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी या दक्षिणपंथी लोग जो बातें करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक संविधान से चले, एक नियम से चले, एक कानून से चले? देखिए,
कुछ चीजें ऐसी हैं जो संविधान से भी कई दशकों कई सदियों पहले जो रवायतें और परंपराएं चलती आ रही हैं, उन चीजों को संविधान ने भी डाइवर्सिटी देके उसमें समेटने की कोशिश की। और इसीलिए मैंने जब कहा है कि अगर आप उस संविधान की बहस को बारीकी से पढ़ें तो कभी ये मंशा नहीं थी कि कॉमन सिविल कोड। मंशा जब वो कहते हैं द स्टेट शैल एंडेवर, ये भी नहीं कहते हैं दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसकी मंशा और उसका जो उनका लेजिस्लेटिव इंटेंट था वो ये था कि देयर विल बी अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिंसिपल। आप कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करती है या बच्चों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करती है, आप उसको संशोधित करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक धर्म के बीच में भी इतनी डाइवर्सिटी। देखिए, दक्षिण भारत में जिस तरह से शादियां होती हैं उस तरह से उत्तर भारत में शादियां नहीं होती, या पश्चिम भारत में जो रवायत अपनाई जाती है या आर्य समाज में जो रवायत अपनाई जाती है वो आपके सनातन धर्म में नहीं अपनाई जाती। तो जब आप एक कॉमन सिविल कोड की बात करना शुरू करें, और मैंने तो ये बात ये शायद 2014 से ये मतलब 100वीं 150वीं बहस होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, मैंने ये बात पब्लिकली कही दैट आई विल टेक माय हैट ऑफ टू दैट लॉयर who can draft a common civil code in this country. क्या इसीलिए लागू नहीं हो पा रहा है? You can't. It is not possible. क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है, That's right. क्योंकि रिचुअल्स भाई इतने हैं। ऐसा है, अब आपने मिजोरम को, मेघालय को और नागालैंड को आपने संविधान के तहत प्रोटेक्शन दे रखी है कि केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी जो उनके धार्मिक मामलों में या उनके पर्सनल लॉज में, जाति मामलों में इंटरफेयर करे। और 370 में, क्योंकि आई वाज आर्ग्यूइंग कि भाई 370 का जो भी फैसला होगा उसका असर 371 पे पड़ेगा, तो आपके सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर ये बात कही कि हम 371 को बिल्कुल छुएंगे भी नहीं। उस चीज को रिकॉर्ड करके, उस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड करके बेंच ने क्या फैसला दिया। तो 301 सरकार कहती है हम 371 को छुएंगे नहीं। 371 ये कहता है जो नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय से संबंधित है कि कोई सेंट्रल लॉ नहीं बन सकता पर्सनल लॉ के ऊपर। फिर आप आर्टिकल 244A ले लीजिए, 6 शेड्यूल जो ट्राइबल एरियाज हैं, उसमें भी आपने यही प्रावधान किया है कि कोई ऐसा केंद्रीय कानून नहीं बनेगा जो पर्सनल लॉज को इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए मैं निरंतर और लगातार ये बात कहता आ रहा हूं that I'll take my hat off to that lawyer who can draft a common civil code in this country which will be acceptable to everybody. पर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष जी, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं तो क्या दिक्कत है? अगर धामी साहब बना रहे हैं उत्तराखंड में तो क्या दिक्कत है? बीजेपी ने तमाम स्टेट्स में इलेक्शंस के दौरान प्रॉमिस किया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे, कमेटी बनाएंगे। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मैं उत्तराखंड काम करने जाता हूँ, ठीक है, और मैं रहने वाला यूपी का हूं, और मैं फिर उत्तराखंड से वापस यूपी आ जाता हूं, मेरे ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? कौन सा कोड लागू होगा? अपराध कहाँ किया आपने? नहीं 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 कौन सा कोड लागू होगा? देखिए, सवाल ये है, अब मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई एक कानून के तहत, अब मैं काम कर रहा हूं उत्तराखंड में, मैं रह रहा हूं उत्तराखंड में, मेरे बच्चे उत्तराखंड में पैदा हुए, कानून कौन सा लागू होगा? तो इसी Is there any lawyer who has a counter viewpoint for Manish? you are running into a definitional minefield. So
ये इसीलिए ना मैं एक आई मीन थैंक्स टू यू दैट यू आर सो पेशेंट सुमित जी, और क्योंकि वैसे टीवी फॉर्मेट में ये इतने लंबे चौड़े सवाल जवाब नहीं वो चलते। मजबूरी होती है, तो समय की सीमा होती तो है, हमको तो बांधना इसीलिए पड़ता है। इसीलिए जब मेरे को कोई बुलाता है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस करने आ जाओ या कहीं और टेलीविजन पे बहस करने आ जाओ, मैं इसीलिए नहीं जाता, अच्छा, बिकॉज ये चीजें, देखिए समाज बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इफ यू ट्राई एंड इम्पोज सिंपलिस्टिक सोल्यूशन तो आप प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की जगह इसको कंपाउंड कर देते हैं। चलिए मैं 2-3 टॉपिक और छोड़ू, उसके पहले समय अच्छा, समाप्त मैं हो रहा है। आपको एक और बात बताता अच्छा हूं। हाँ, मैं श्री आनंदपुर साहब से सांसद हूं। हमने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आनंद मैरिज एक्ट को अमली जामा पहनाया, जिसके साथ सिखों की शादी होती, और फिर उसमें संशोधन किया जब यूपीए की सरकार थी कि वो मैरिज रजिस्टर कैसे होगी, क्योंकि बाहर हमारे लोग रहते हैं, उसमें दिक्कत होगी। आप क्या समझते हैं कि हम लोग आपको ये अनुमति देंगे कि आप आनंद मैरिज एक्ट को रिपील कर देंगे? पंजाब एक सरहद का सूबा है, राइट? वहां पे जो संवेदनशीलताएं हैं वो बहुत दूसरे किस्म की हैं। वो किसान आंदोलन में आपने देख ही लिया है। अगर आप पर्सनल लॉज को छुएंगे, मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अलग अलग प्रांतों का, अलग अलग समुदायों के बीच भी पर्सनल लॉज को लेकर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं दैट देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। बट गोइंग अहेड मनीष, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज को जरूर छूना चाहूंगा, और ये कि 6 महीने पहले आप लोगों ने अलायंस बनाया जिसका नाम इंडिया रखा। 6 महीने हो गए, जून में पहली बैठक होती है, दिसंबर खत्म होने आ गया, और लगता है कि 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे चलते हैं। नाम डिसाइड नहीं हुआ, सीट शेयरिंग की बात हुई थी कि हम 300-400 सीटें आइडेंटिफाई करेंगे, 1 to 1 लड़ेंगे, वो डिसाइड नहीं हुआ। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। अगर एक आदमी कहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो दूसरा आदमी मना कर देता है कि मेरे स्टेट में नहीं होगी। मेरा कहना है कि इतने सारे डिफरेंसेस के साथ आप जब जुड़े हैं, एजेंडा एक है कि मोदी को हराना है, बीजेपी को हटाना है। एजेंडा ये नहीं है कि हमको इस देश के लिए ये करना है। ऐसा कोई सकारात्मक प्रोग्राम निकलकर अब तक सामने नहीं आया इन 4 मीटिंग्स में कि हम क्या करेंगे अगर हम आ गए तो। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी कमी है इस अलायंस के पीछे की सोच प्रॉपर नहीं? देखिए सुमित जी, मैं बात करने आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और जो अपना जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर, पर आप आखिरी 5 मिनट है आप हमारे पुराने मित्र हैं, तो अगर आपने सवाल पूछा है तो मैं आपका जवाब दे देता हूँ। देखिए 2003 में भी ऐसी परिस्थिति थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल, छत्तीसगढ़ बना नहीं था उस टाइम पे, नहीं शायद छत्तीसगढ़ बन गया था। हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी और दिल्ली का चुनाव हम जीते थे। यही नहीं, 4 प्रदेशों का चुनाव हुआ था, शायद हिमाचल भी साथ हुआ था जो बीजेपी जीती थी। तो उसके बाद यही माहौल था कि भाई 2004 इज अ डन डील। उस समय सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी। अलग अलग लड़ने के बाद जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनी तो उसका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुनाव के बाद बना। अब आप ये कहेंगे कि उस समय भी मंशा ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को हटाओ। देखिए राजनीति में सदा मंशा यही रहती है कि अगर हमको देश चलाने का मौका मिले तो हम अपने तरीके से, जो हमारा विवेक हमको समझाता है, उस तरीके से काम करेंगे। अब और तब में फर्क क्या है? अब जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जिस समय की बात है कि उसको कब ये लोग पब्लिक करते हैं,
बट और जो सीट शेयरिंग की बात भी है, देखिए सीट शेयरिंग भी आई कैन से इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसलिए कोई कोई किसी अलायंस का, किसी गठबंधन का ये मकसद नहीं होता कि हम एक व्यक्ति को हटाएं या एक सरकार को हटाएं। जो अब सरकार में बैठे हैं उनका एक अपना नजरिया है कि वो मुल्क को कैसे चलाना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो उन्होंने ढर्रा अपनाया है या जो उन्होंने राह अपनाया है वो ठीक है। हम लोगों का मानना दूसरा है। तो इसलिए एक लोक राज में, एक लोकतंत्र में जो ये विचारात्मक लड़ाई होती है, जो एक लोगों के सामने आप अपने ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स रखते हैं, ये किसी कोई व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए नहीं होते, पर क्योंकि आपका ये मानना है कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप देश को बेहतर चला सकेंगे, तो लड़ाई उसकी है। तो 2003 से जो आपने तुलना की 2023 की परिस्थितियों की, 2003 में बीजेपी राज्य जीतती है, 2004 में बीजेपी एनडीए जो थी सरकार वाजपेयी जी की, वो हार जाती है और 8-9 सीटों का अंतर होता है बीजेपी और कांग्रेस की टैली में, 139 146 ऐसा कुछ था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। मेरा कहना ये कि उस वक्त में आपने प्रोग्राम बाद में बनाया, इस वक्त आपने अलायंस 6 महीने पहले बना लिया और आपने कहा कि हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। अगर आप वोटर के पास जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि हम अगर सरकार में आए तो हम ये काम करने वाले हैं? वो काम अब तक जनता के सामने स्पष्ट नहीं है। आप कहते हैं कि एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है, एजेंसीज का मिसयूज आपका मान लिया, लेकिन अगर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की बात की जाए, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात की जाए, क्या क्या चीजें ये अलायंस जो बना है विपक्ष का जिसका नाम इंडिया है, ये क्या क्या पेश कर सकता है? वो क्यों नहीं क्लियर है? देखिए दो चीजें हैं, एक है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि वो कौन से बुनियादी विषय हैं जिनके ऊपर आप एक मत, और दूसरा है चुनाव घोषणा पत्र कि कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं अगर आपको मौका मिलेगा तो आप क्रियान्वित करेंगे। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं यही आपको कह रहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी सामने आएगा और जो चुनाव घोषणा पत्र है वो चुनाव घोषणा पत्र भी सामने आएगा। सो बोथ कंसेप्चुअली एंड प्रोग्रामेटिकली थिंग्स विल बिकम क्लियर। आप कह रहे हैं सामने आएगा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर एक चीज सामने आ चुकी है जो अंदर मीटिंग से निकलकर खुद ममता बनर्जी जी ने बाहर बोल दी, और वो ये कि मैंने खड़गे जी का नाम आगे बढ़ाया, खड़गे जी का चेहरा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने उसको मीटिंग में सपोर्ट किया। ये अंदर की चीजें जो स्पेकुलेशन पे चल रही थी वो ऑथेंटिकेट खुद हॉर्सेस माउथ से हो गई। मेरा कहना है कि उसके बाद से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्ड्स, अपने पत्ते क्लियर नहीं किए हैं कि क्या खड़गे साहब के नाम पर आपको आपत्ति है। अगर नहीं है तो वो अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया, उसको सेकंड क्यों नहीं किया गया, और अगर है तो बताया क्यों नहीं गया? ये मैसेज क्यों जा रहा है कि खड़गे साहब के नाम को लेकर यूपी इंडिया अलायंस में, कांग्रेस पार्टी में एकता नहीं है? तो खड़गे साहब ने उसी समय बात क्लियर कर दी थी। खड़गे साहब ने उसी समय बात साफ कर दी थी कि पहले जीत लें फिर तय कर लेंगे। तो इसमें देखिए खड़गे साहब ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर। देखिए अब खड़गे साहब के बयान को मैं कोई इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूं, पर खड़गे साहब ने जो कहा और जो सार्वजनिक हुआ वो आपके सामने। देखिए जब 28 पार्टियां या 28 लोग बैठ के विचार विमर्श करते हैं तो उसमें विभिन्न विभिन्न विचार आते हैं। अभी आप वहां सिर्फ चाय पीने और बिस्किट खाने के लिए तो आए नहीं थे। आफ्टर ऑल जब आप लोग मिलेंगे तो आप कुछ ना कुछ बात तो करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपके बहुत मैं कहूँगा बहुत रचनात्मक सवाल, एंड एज नॉट ओनली एज ए जर्नलिस्ट बट एक नागरिक होने के नाते आपको ये हक है ये सवाल पूछने का। मेरा एक जवाब है कि ये सारी चीजें आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगी और पूरे देश के सामने ये रूबरू हो। एक लास्ट सवाल जो मैंने आपके इस प्रोग्राम के लिए खास रखा हुआ था, और वो ये कि देश में मंदिर का माहौल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह की प्लानिंग हो रही है, जो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इवेंट के तौर पर क्रिएट कर दिया गया है। जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक के लगातार प्रोग्राम्स बने हुए, इनफैक्ट दिसंबर से शुरू हो गए, अभी से शुरू हो गए। इन परिस्थितियों में जब आप 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव हार जाते हैं, आपकी पार्टी,
आपको लगता नहीं कि आपके मोराल के लिए 24 में खड़े हो पाना बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, इस माहौल में बहुत ही विपरीत परिस्थिति है, कैसे कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, राम मंदिर का निर्माण एक धार्मिक मुद्दा और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमने निरंतर और लगातार ये बात कही थी कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा वो उच्चतम न्यायालय का फैसला हमको मान्य हो, और हम आज भी उस बात के ऊपर खड़े हैं। हाँ, अगर एक का धार्मिक मसले का कोई राजनीतिकरण करना चाहता है राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। और जहां तक रही मोराल की बात, अरे जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं, ये चुनाव की हार जीत से नहीं डरते हैं, ये चुनाव की हार जीत चलती रहती है। फिर आप एक नए डिबेट की ओर लेकर जा रहे हैं। समय की कमी है मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बार बार इशारा मिल रहा है इसको वाइंड अप करने का। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, नहीं ले पाऊंगा मैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। थैंक यू मनीष, थैंक यू। जोरदार तालियों के साथ दोनों विद्वानों का अपने अपने क्षेत्र में सबकी क्षमता, सबका विचार, और यही लोकतंत्र की खुशबू है, सुगंध है, और यही विमर्श का परामर्श है। आप सब फिर से एक बार हमारे दोनों मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करें।